नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज बात होगी अररिया में जो नदी पर बना पुल भर भरा कर गिर गया। इस पुल के सहारे वो व्यवस्था भी भर भरा कर नदी में गिर गई जिस पर इस देश की, बिहार की करोड़ों करोड़ जनता भरोसा रखती है। पुल गिरना कोई साधारण बात नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि निर्माणाधीन पुल था, लोकार्पण के लिए तैयार था, अभी ट्रैफिक नहीं चल रहा था, बहुत सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रैफिक चलते हुए गिरता तो फिर क्या होता। पिछले दिनों भी इसी तरीके से एक निर्माणाधीन पुल लगभग 1.5-2 साल पहले गिर गया था और उसको लेकर ये कहा गया था कि भाई ठेकेदार गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है। होते हैं, बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे इंजीनियर ठेकेदार बिहार में ही, उत्तर प्रदेश में ही पैदा होते हैं, बनाना चाहिए। लेकिन एक तरीके से एक सीरीज आप कहें तो पुलों को ढहने का एक सिलसिला बिहार में चल पड़ा है और ख़ास तौर पर बकरा नदी का पुल लगभग हर साल गिरता है। ये भी एक बड़े दिलचस्प है। कभी नदी में के रास्ता बदलने, अप्रोच रूट टूट जाता है, तो कभी पुल इस बार टूट जाता है और इस बार करोड़ों की लागत से बना पुल धड़ाम हो गया। नेपाल में मूसलाधार बारिश होने के कारण सिकटी प्रखंड होकर गुजरने वाली बकरा नदी में अचानक उफान आ गया। इसी उफान के कारण यह पुल बह गया, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल बकरा नदी पर 5 वर्ष पहले भी एक पुल बनाया गया था। पुल के पूरा होते ही नदी ने धारा बदल दी और उसके बाद ये नया पुल बनाया जा रहा है। अचानक नदी में तेज बहाव आया, पुल गिर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुल बनता है वो सारे असेसमेंट करके बनता है, सारी संभावनाएं, आशंकाएं ध्यान में रखकर बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रखी जाती हैं। अब इस तरीके से पुलों का ढहना मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये एक सिस्टम का ढहना है, तंत्र का ढहना है। और जो भ्रष्टाचार का पुल है, इस जो नदी पर बने पुल के ढहने के साथ ही भ्रष्टाचार की पोल भी खुली। और सवाल मंथन में आज यही हुआ है कि जो पुलों का भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार के पुल हैं, वो कब तक मजबूत रहेंगे, वो कब गिरेंगे, मंथन में ये बड़ा सवाल। और दिलचस्प बात यह है कि पुल गिरा है, इसमें किसी की जिम्मेदारी तय करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि नदी कसूरवार है, नदी का कसूर है कि उसका बहाव तेज हो गया। भाई नदी पर पुल बनाओगे तो ये असेसमेंट तो करोगे ना कि कैसे आगे होगा, क्या नहीं होगा। तो इन सब सारी चीज़ों का असेसमेंट करे बिना तो पुल बन नहीं जाता। तो ये कह देना कि नदी कसूरवार है, इसका मतलब भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। अब ये अररिया के पुल गिरने के बहाने हम बिहार के बहुत सारे और देश के बहुत सारे जो पुल ढहे हैं या जो कमज़ोर हैं या जिनमें मानक के अनुरूप काम नहीं हुआ है, इनको लेकर आज हम तलाशने वाले हैं कि वास्तव में जो भ्रष्टाचार का पुल है वो किस वजह से बनता है। ये पुल तो बनते हैं, गिर जाते हैं, कहीं कंक्रीट कमज़ोर, कहीं असेसमेंट कमज़ोर, कहीं ज़मीन कमज़ोर, कहीं बुनियाद कमज़ोर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार का पुल क्यों नहीं टूटता और उस पुल को कौन लोग बनाते हैं, इसमें क्या पूरी मशीनरी लगी है, पॉलिटिकल सपोर्ट होता है क्या? क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना भ्रष्टाचार का भी पुल बन नहीं सकता। तो आज इस पुल के बहाने हम भ्रष्टाचार के पुल की भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि भ्रष्टाचार के पुल बनाने में पॉलिटिक्स, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी का कितना हाथ होता है।
देखते हैं। नीतीश कुमार के बिहार के सीएम रहते 2 दशक होने को हैं। पहली बार 2005 में वे बिहार के सीएम बने थे और अगले साल में वे सीएम पद पर 20 साल पूरे कर लेंगे। 2000 से 2010 के बीच नीतीश कुमार ने बिहार में शासन का जो मॉडल पेश किया वो देश में सुशासन के नाम से मशहूर हुआ। कई लोग तो नीतीश को सुशासन बाबू तक कहने लगे थे। नीतीश का तब तक एक स्लोगन भी खूब प्रचलित था जब वो कहते थे कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से कोई समझौता कभी नहीं करेंगे। मगर आश्चर्य होता है कि बतौर सीएम 2 दशक पूरा करने के मुहाने पर पहुंचे नीतीश कुमार इनमें 2 कसौटियों पर तो पूरी तरह से फेल फ्लॉप साबित हो गए हैं। न करप्शन कम हुआ है और न ही क्राइम। करप्शन की बाकी बातें छोड़ भी दे तो करोड़ों के खर्च से बने या बन रहे पुलों के ध्वस्त होने की कहानी नीतीश कुमार की सरकार के भ्रष्टाचार को ही उजागर करती है। साल भर के अंदर 2 पुलों के ध्वस्त होने के बाद नीतीश राज में भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी। सोमवार को अररिया में छोटे बड़े 2 पुल ध्वस्त हो गए। बकरा नदी पर बना पुल के 2 पाए तो पूरी तरह से धंस गए और 6 पाए क्षतिग्रस्त हो गए। बकरा नदी पर जिस पुल का निर्माण हुआ उसे बनाने का काम 2011 में ही शुरू हुआ था। राज्य सरकार का आरईओ ने यह काम अपने हाथ में ले लिया और 13 साल में बनकर तैयार हुए इस पुल पर आवाजाही अभी शुरू नहीं हुई थी। अप्रोच रोड बनना बाकी था। अगर पुल शुरू हो गया होता तो जान माल की भारी क्षति हो सकती थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि ठेकेदार ने घटिया बालू से पाए और पुल की ढलाई की। जिस क्वालिटी के बालू का इस्तेमाल होना था उसकी जगह बकरा नदी के बालू से ही ढलाई हुई। आरोप है कि लोग देख न ले इसलिए ठेकेदार ये काम रात में करते थे। 12 करोड़ की लागत से बने इस पुल का ये हश्र होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इससे पहले भी कई निर्माण के क्रम में पुल ध्वस्त हुए हैं और उसमें भी घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप ही लगा है। कार्रवाई के नाम पर 1-2 इंजीनियर सस्पेंड किए गए और ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया, मगर सरकार ने ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जिससे बनने वाले या बन रहे दूसरे पुलों में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत न रहे। सब में एक ही शिकायत कॉमन रही कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं ये पुल और हर बार विपक्षी नेता इसे मुद्दा बनाते रहे और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगे, या यूं कहें कि सरकार कान में तेल डाले बैठी रही। सवाल है कि जब पुल निर्माण के लिए भारी रकम सरकार खर्च करती है तो बावजूद इसके तो निर्माण कार्य ध्वस्त होते रहते हैं। सवाल है कि निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो किए जाते हैं पर पैसा जाता कहां है। उससे भी बड़ा सवाल है कि निर्माण कराने के नाम पर कंपनियां किससे ठेका दे देती हैं जो बिना गुणवत्ता की परवाह किए ही निर्माण कार्य कराना शुरू कर देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पुल गिरा, मीडिया भी इसके लिए कसूरवार है क्योंकि मीडिया इस तरीके के मूलभूत मुद्दों की चर्चा करता नहीं है। अगर आप कोई चैनल खोलेंगे, अखबार देखेंगे तो सुबह उसमें सरकारों की तारीफ के पुल बंदे होंगे, सरकारों की तारीफ के, नेता के आगमन के, नेताओं के आगमन के, उनके कार्यक्रमों की तारीफों के पुल ही बंदे होंगे। इस पुल की फिक्र मुझे नहीं लगता है कि किसी मीडिया को रहती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि ये पुल उनके डिपार्टमेंट का बनाया हुआ नहीं है और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। मतलब ये भी खबर आई, उनको सीधे गडकरी जी ने सफाई दी कि भाई कहीं इस पुल
का जो कलंक है उनके विभाग के माथे न लग जाए, इसलिए उन्होंने तत्काल सफाई दे दी। वो सड़क परिवहन मंत्री हैं और जो NHI पर जो पुल वगैरह बनते हैं गडकरी जी का मंत्रालय ही बनाता है। लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से किसी बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने कुछ इस पुल पर कहा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा में थे एक भव्य कार्यक्रम में, नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में। जाहिर सी बात है बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस तरीके की चीज़ों पर भी सरकारों को, नेताओं को, मीडिया को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि जो मॉडर्न राजनीति है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आधुनिक राजनीति है जिसमें जो राजनीति करने में पैसा बहुत लगता है। आप नेता बने या विधायक का चुनाव लड़ें, सांसद का चुनाव लड़ें, तैयारी करें, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। और आमतौर पर ये देखा गया है कि अब जो खाँटी नेता हुआ करते थे, जो केवल 4 कुर्ते पजामे में चुनाव लड़ते थे, नेता और मंत्री बन जाते थे, अब वैसे लोग नहीं हैं। अब पैसे का बहुत ज़बरदस्त और भयानक इस्तेमाल राजनीति में होता है और इसके लिए फिर एक साठगांठ शुरू होती है नीचे से। फिर ठेकेदार, मंत्री, नेता, विभाग और बहुत सारे विभागों के ठेकेदार भी विधायक बन जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। अब ये ज़्यादा देखने में आ रहा है। नेताओं की आमदनी का जो बड़ा हिस्सा है वो पुल, सड़क, खड़ंजा, ग्रामीण विकास के ठेके, यहाँ से अब स्रोत हो गया है आमदनी का, और खनन भी बहुत बड़ा स्रोत है। तो अब इस पुल के जो ढहने को आप राजनीति से अलग कर नहीं सकते। और आज मंथन में यही सवाल हम उठाने वाले हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार के पुल, ये पुल तो ढह गया, पहले भी बहुत सारे पुल ढहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का पुल कब ढहेगा और जिम्मेदारी कब लेंगे लोग? ये बड़ा सवाल आज हम करने वाले हैं। राजीव रंजन भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, बिहार से जुड़े हैं। बहुत स्वागत राजीव भाई। और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक SN श्याम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुछ और मेहमान भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत SN श्याम साहब से ही करूँगा। श्याम जी, पुल पहले भी ढहे हैं, एक बार और ढह गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कहा गया कि नदी जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम चीज़ों को एक्ट ऑफ गॉड बता दिया जाता है कि ये ईश्वर, अब ईश्वर को ही ऐसा ही करना था, एक्ट ऑफ गॉड। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपको मिल जाएगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की घटनाएं हैं, पुलों का ढहना, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और ये ताज़ा मामला किस ओर इशारा करता है? श्याम जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं जी। बोलिए, आवाज जा रही है? बोलिए बोलिए। दुर्गेन जी, आपने कुछ देर पहले कहा कि भ्रष्टाचार का मामला, राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पहलू बन गए। और यह जो पुल गिरा पकड़ा नदी पर, इसमें निश्चित रूप से हम ये कहें कि निर्माण, घटिया निर्माण था, सामग्री जो है वो घटिया किस्म के थे, और नदी को जिम्मेदार ठहराना तो ये कहीं से ही नहीं है। हमें अभी जैसे जानकारी मिली कि नेपाल से पानी आ रहा, कुछ पानी आया, तो क्या नेपाल के पानी, यस, जो पुल बने उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो नदी के बहाव को बर्दाश्त कर सके। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने नदी की धार को मोड़ने की कोशिश की थी। तो क्या इतने पुल में इतना दम नहीं था कि नदी की धार को जो लोग मोड़ रहे हैं? कहाँ था प्रशासन उस समय? कहाँ देखा? देखिए, ये पूरी तरह कमीशन खोरी का मामला है। आपने ठीक कहा, मैंने भी राजनीति का बहुत बड़ा पहलू देखा है, कई मंत्री को देखा कि पहले राजनीति में जितने आसानी से लोग कर लेते थे, अब राजनीति का जो खर्चा बढ़ गया है, ये कहाँ से आएगा? ये खर्चा तो निश्चित रूप से ठेकेदार देते हैं, कंपनियां देती हैं, बालू के जो खनन माफिया है वो देते हैं, और नेता खुद ही ठेकेदार बन गए हैं। नेता खुद ही ठेकेदार बन गए हैं। यहाँ तक कि अपनी निधियों के काम भी उनके रिश्तेदार, साले, फूफा के लड़के, बुआ के लड़के ही सब करते रहते हैं। दुर्गेन जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कई ऐसे ठेकेदार, कई से कंपनियों के मालिक, कई से बालू माफिया आज भी बिहार में MLA और MP बनने के लिए, और ये जितने बड़े बड़े नेता चिल्लाते हैं
इन लोगों के खिलाफ, ये जितने कस के चिल्लाते हैं, ये जितने कस के बोलते हैं, उतना ही इनका कमीशन जो है वो वहां पे ज्यादा आता है। ये सारे कारण हैं इस तरह के पुलों के ढहने के, क्योंकि अगर पुल में थोड़ा सा भी बढ़िया सामग्री का निर्माण, एक आपने ठेका है कि ये एक बार ये पुल थोड़े गिरा है, सिर्फ अभियंताओं को सस्पेंड कर देने से या जांच टीम भेज देने से आज तक किसी भी जांच टीम ने कोई कार्रवाई की फाउंडिंग पे कोई कार्रवाई किसी अभियंता पर हुई, किसी को बर्खास्त किया गया, या जो दोषी है उन पे एफआईआर, सिर्फ एफआईआर हुआ हो गया, वो भी एफआईआर भी मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से जिसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कारण ही इस तरह के पुल गिरते हैं। निश्चित तौर पर। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण देखने को मिलती है, जैसे गुजरात का मोरबी पुल गिरा तो पता चला कि वो अजंता घड़ी बनाने वालों को उसका ठेका दे दिया गया था। अब भाई जो घड़ी की सुइयाँ ठीक कर रहा है अगर वो पुल बनाएगा तो जाहिर सी बात है दिक्कतें होंगी। इसी तरीके से यहाँ भी जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही श्याम जी, कि भाई पानी तो नेपाल से आएगा ही, पुल केवल सूखी नदी के लिए थोड़ी बनाया गया। ये तो असेसमेंट किया गया होगा ना कि अधिकतम किस वक्त पानी आएगा, कब छोड़ा जाएगा। पुल कोई कागज का पुल थोड़ी बना हुआ है भाई। जी निश्चित तौर पर हमारे साथ दो और नए मेहमान जुड़ गए हैं। चंदन मिश्रा साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी जुड़े हैं। गोपाल कृष्ण जी पेशे से इंजीनियर भी हैं और इन सब बारीकियों को समझते हैं, मुझे जैसा बताया गया है। गोपाल जी भी इस बात की हामी भर रहे हैं। तो अब मैं गोपाल जी की तरफ जाना चाहूँगा। गोपाल जी, जो कहा जाता है इस तरीके से घटनाओं, जैसे इसमें कह दिया गया कि भाई नदी गुस्ताख है, नदी की गुस्ताखी साहब, बाकी सब पाक साफ लोग हैं। तो मैं तो आज ये कह रहा हूँ डंके की चोट पर कि ये भ्रष्टाचार का पुल है और भ्रष्टाचार के बहुत सारे पुल बन गए हैं। केवल पुल ही नहीं, मैं प्रतीकात्मक रूप से पुल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो एक भ्रष्टाचार का पुल नेता और सिस्टम के बीच बना, भ्रष्टाचार का पुल ब्यूरोक्रेसी और ठेकेदार के बीच में बना, वो पुल नहीं हमें गिरते दिखते हैं। ये पुल तो लगातार गिर जाते हैं। और इस तरीके के पुलों के गिरने के पीछे तकनीकी वजह क्या है? गोपाल जी जरा ये भी बताइएगा दर्शकों को। सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक शब्द होता है इंजीनियरिंग में, कार्य कुशलता, द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो जो ये कार्य कुशलता है ना, ये हमारे बिलिंग पावर पर निर्भर करता है। ये हमारा पास कितना नॉलेज है या क्या क्या किताब उसमें उपलब्ध है, इस पर निर्भर नहीं करता है। हमारा विलिंग पावर क्या है और हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उस पर। तो एक चीज आप मान लीजिए कि बिहार में बीजेपी और आरजेडी, ये जदयू की जोड़ी पूरी तरह से बेकार हो चुका है, पूरी तरह से एवरी फ्रंट। मैं सिर्फ रेल पुल ही क्यों बात करूं, नीट एग्जाम की बात कर लेते हैं, 2 दिन पहले भीषण रेल दुर्घटना की बात कर लेते हैं। तो सभी जगह पर निष्क्रियता, अकर्मण्यता और निराशा इस देश में भर दिया गया है। और जब कोई ऑडिटिंग नहीं होगा वर्क का, सिविल इंजीनियरिंग पूरा ऑडिटिंग पे चलता है। आज आप अगर उस पिलर में मटेरियल्स का ऑडिटिंग नहीं करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने फोर्स के वाटर को वो रजिस्टर कर सकता है? उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसका जो बेस होता है ना, उस बेस को मटेरियल वाइज, टेक्निकल वाइज वीक किया गया। पानी थोड़ा सा तेज हुआ, बेस हिल गया, ब्रिज गिर गया, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल एक्टिविटी है ये पूरी तरह से मैनुअल एक्टिविटी है। और मैं तो कहूंगा कि लैक ऑफ विलिंगनेस, लैक ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ क्वालिटी। तो बीजेपी और जदयू बिहार से अब निकाल देखिए। अगर आपको बिहार और भी डिपार्टमेंट में तरक्की चाहिए तो बीजेपी और जदयू की जोड़ी को, मोदी जी को कुछ नहीं करना है बिहार के लिए। नीतीश जी अब ओवर एज हो चुके हैं। कई लोग कई समय पर क्या क्या बोलते रहते हैं, ये हम सब जान रहे हैं। तो उनका थोड़ा सा एज का असर तो धरती पर कोई नहीं रोक सका है। एज का असर तो इंसान पर होगा ही, ये टेक्निकल चीजें हैं। तो ये दोनों की जोड़ी अब पूरी तरह से रंगा बिल्ला टाइप की जोड़ी बनकर फेल्योर हो चुकी है। पूरे भारत में नीट के 24 लाख लड़कों को बर्बाद किया गया। उसके बाद रेलवे में आए गए दिन इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है जिसको 1-2 घंटा मीडिया में चला के साइलेंट कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग टेक्निकल आदमी तो हम लोग समझ जाते हैं क्या हुआ है।
तो ये साबित करता है कि पूरी तरह से सरकार मानसिक रूप से वीक हो चुका है। अब इनकी एक्टिविटी और कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट को फॉलो अप कर सके, किसी प्रोजेक्ट का ऑडिट कर सके, अच्छे कंस्ट्रक्शंस को दे सके। और दीज आर द ऑल इन कोलैटरल डैमेज हुआ एक राज्य का 12-15 करोड़ पर मत जाइए आप कि एक ब्रिज गिर गया, जान नहीं गई, उस पर आप मत जाइए। एक कोलैटरल डैमेज स्टेट का है। आज 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, कुछ काम अच्छे हुए होंगे, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी की जो पिछले 10 साल से खासकर मोदी जी के बाद हालात है, एक चीनी मिल तक नहीं खुला, एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ रहा ठीक है। ये संभव ही नहीं है। गोपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, चर्चा में राजीव रंजन को शामिल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव रंजन, आपके पास आ रहा हूं। एक तो पहले पर्टिकुलर इस पुल की बात कर लेते हैं। 13 साल में बनकर तैयार हुआ, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 13 साल में एक पुल अगर बन के तैयार होगा तो फिर डेवलपमेंट की हम बात कैसे करेंगे। खाली आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। 13 साल में जिनकी सरकारें रही हैं, ज़्यादातर आप भी रहे हैं और आरजेडी भी रही हैं, आप भी साथ में रहे और आरजेडी भी साथ में रही जेडीयू के। तो 13 साल में एक पुल बनकर तैयार होता है। ये पुल आज मैंने एक प्रतीक के रूप में लिया है। आप कह सकते हैं कि 10-12 करोड़ का पुल है, गिर गया होगा, होता रहता है, कोई जनहानि नहीं हुई, इसे कह के बचा जा सकता है। बिहार में पिछले दिनों एक और पुल गिरा था, उसमें भी बड़ी हाई हत्या मची थी कि यहाँ का ठेकेदार, वहाँ का ठेकेदार, गुजरात का ठेकेदार, कहाँ का ठेकेदार। लेकिन आज जो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ वो प्रश्न बड़ा गंभीर है, राजनीति से जुड़ा प्रश्न है सीधे तौर पर। आज इसीलिए मैंने इसको चर्चा में शामिल किया है, इस कार्यक्रम में, इस विषय को, क्योंकि अब राजनीति इतनी आराम से होती नहीं, सस्ती राजनीति रहने की, राजनीति महंगी है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे वहीं से आएंगे, या तो ठेकेदार सांसद विधायक बन जा रहा है, या फिर सांसद विधायक बन के वो ठेके दे रहा है अपने लोगों के, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो राजनीति प्रोटेक्ट करने लगी है ना चीज़ों को, उससे इस तरीके की भयावह घटनाएं क्या हो रही हैं क्या, राजीव रंजन? पुल का गिरना स्वाभाविक तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सम्मान पर भी ठेस लगता है। लेकिन पुल गिरने के बहुत सारे कारण रहे और जो लंबी प्रक्रिया रही इसके बनने की, उसके भी बहुत सारे कारण रहे। उन कारणों के पीछे अगर हम जाएंगे तो गुणवत्ता क्या थी, सामान की सामग्री की गुणवत्ता क्या थी, लोगों ने क्या काम किया, कैसा काम किया, ये तो जांच का विषय है। और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से कार्य में गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। बाकी जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार थे उनको निलंबित भी किया गया है और कमेटी भी बनाई गई है, जो कल 5 सदस्यीय कमेटी है जो कल जाएगी, स्पॉट वेरिफिकेशन करेगी और उसका रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये तो एक प्रक्रिया है। इस चीज को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि पुल का गिरना ये स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जान माल की क्षति नहीं हुई, हम इससे ये एक अच्छी बात है कि जान माल की क्षति नहीं हुई। पुल अभी चालू नहीं हुआ था, पुल चालू होने के पहले गिर गया, तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मामला है जो आम जनमानस के हित में नहीं था। अब देखिए, बाकी चीजें जो असल बात है वो तो छन के आएंगी जांच के बाद, लेकिन जहां तक बात भ्रष्टाचार का है तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग नहीं हैं। दुर्गेश जी, आपने बहुत मौकों पर देखा है कि हमारे यहाँ न किसी को फंसाया गया है न किसी को बचाया जाता है। तो चाहे जो कोई भी हो, ये ठेकेदार चाहे किसी एमएलए एमपी का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर उसने गड़बड़ी की है, देखिए पुल गिरने के कई कारण हो सकते हैं, मैं इसको बार बार स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ी नहीं हुई और ना ये मैं कह रहा हूँ कि गड़बड़ी की वजह से ही गिरी है। ये हो सकता है पानी का बहाव, धार, कुछ ऐसा होगा मामला, क्योंकि पुल बहुत दिनों से बन के पड़ा था, वो यूज में नहीं था। तो जो चीज यूज में नहीं होता है उसके साथ परेशानी हो सकती है। तो ये जांच के बाद ही कह पाना, अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कुछ कह पाना इसके लिए कि पुल क्यों गिरा। लेकिन पुल का गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है और वर्तमान में जो सरकार के पहले कदम हो सकते थे, अधिकारियों का सस्पेंशन और जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्टेड करना, ये तो काम सरकार ने किया है। कल जांच एजेंसी वहां जा रही है, जांच का जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगी। पहले भी अभी कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे
इसके पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज के पास ये डिपार्टमेंट था, वहां भी पुल गिरा था, लेकिन हमने वहां भी आप ही के चैनल पे एक्सेप्ट किया था कि पुल किसी भी वजह से गिरा। ये दुर्भाग्य की बात है, इस पर जी। राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी ऐसे लोगों को, ऐसे ठेकेदारों को हम लोग सिर्फ ब्लैकलिस्ट ही नहीं करें, उनको सिर्फ बिहार से नहीं पूरे हिंदुस्तान से उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को, अगर उन्होंने गड़बड़ी की है तो। अब रही बात इसके राजनीतिकरण की, जो हमेशा से विपक्ष करता आया, आज से कुछ महीने पहले जब सुल्तानगंज वाला, मुंगेर वाला जब पुल गिरा था, तो उस समय तो यही लोग थे सरकार में, तो फिर उस समय तो ये डिफेंड कर रहे थे। आज क्या है, आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। और रही बात अगर कोई व्यक्ति, सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई पदाधिकारी ने इसमें कमीशन खोरी करके ये अपराध किया है, तो ये मृत्यु दंड के काबिल अपराध है। क्योंकि ये तो सौभाग्य की बात है ना कि पुल पहले गिर गया, अगर ये चलने के बाद गिरता, जी चालू होने के बाद गिरता, तो जनमानस की कितनी बड़ी हानि होती, क्या क्या परेशानियां हो सकती थी। तो वैसे लोगों पर तो कार्रवाई स्वाभाविक है, और जो प्रथम कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष और पूरे देश को ये यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि एनडीए सरकार है, यहाँ न किसी को फंसाया जाएगा और ना ही किसी को बचाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बात का आप विश्वास करें। एक जरूरी बात जोड़ना चाह रहा हूं मैं जी, बोलिए कि सरकार के पास सिविल ऑडिट रिपोर्ट है ब्रिज का, उसके इनॉग्रेशन करने से पहले जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होती है सिविल इंजीनियरिंग में, तो ऑडिट रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। वो ऑडिट रिपोर्ट है सरकार के पास। अभी तारीखें तय नहीं हुई थी गोपाल कृष्ण जी, अभी तारीखें तय नहीं हुई थी। देखिए अभी मैंने कहा ना, अभी ये कहना थोड़ी हड़बड़ी होगी, अभी तारीखें तय नहीं हुई थी, अभी उसकी तैयारी चल रही थी। सिविल रिपोर्ट क्या आप कैसे इनॉग्रेट कर सकते हैं? इनॉग्रेशन का कोई डेट नहीं पड़ा था सर, अभी इनॉग्रेशन का कोई डेट नहीं पड़ा था। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। नहीं, मैंने इस चीज को कहा, अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे आदमी को मारने की साजिश है। मैंने कहा कि जांच एजेंसी जो रिपोर्ट करेगी, तभी हम ये स्पष्ट समझ पाएंगे कि ये गड़बड़ी निर्माण कार्य की गड़बड़ी है या फिर किसी और कारण से पुल रहा है। जानकारी मैं एक और जानकारी मिल रही है कि स्थानीय लोगों द्वारा मिट्टी काट लिया गया था, लेकिन इसकी भी पुष्टि मैं अभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये चीजें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। स्थानीय लोगों के द्वारा मट्टी काटने की भी बातें सामने में आ रही हैं, तो वहां के लोगों से बातचीत में पता चला। लेकिन इसकी पुष्टि में इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं एक लाइन कह रहा हूं कि कुछ भी जनता ने किया हो तो उसके फाइनल रिपोर्ट रेडी हुआ होगा ना। गवर्नमेंट जो इनॉग्रेट करने जा रही है उससे पहले 2 दिन पहले। चलिए इनॉग्रेशन का डेट अभी तय नहीं हुआ है सर। गोपाल जी, राजीव जी, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। गोपाल जी और राजीव जी, मैं रोक रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं जल्दी से एक ब्रेक पर जाता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण विषय है और ये कोई हल्का विषय नहीं है। पुल एक गिरा है, जनहानि नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। लेकिन अगर ये चलता हुआ पुल गिरता तो बहुत बड़ी हानि होती। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मीडिया ने भी इस घटनाक्रम को बहुत सस्ते में निपटा दिया है, मुझे लगता था सारा मीडिया दौड़ रहा होता, आगे पीछे बहुत सारे सवाल उठा रहा होता। लेकिन दिक्कत हम पत्रकारों की ये भी है कि जैसे कोई घटना होती है तो जांच के आदेश, ये सस्पेंड, वो ब्लैकलिस्ट, फिर हम पत्रकार पलट के नहीं पूछते। अब बिहार के किसी पत्रकार से या देश के किसी पत्रकार से या खुद मुझसे ये पूछ लिया जाए कि सुल्तानगंज वाले पुल में जांच में क्या हुआ, तो हम सब पत्रकार बगले झांकने लगेंगे, दाएं बाएं इधर उधर नजरें घुमा लेंगे। भ्रष्टाचार के पुल और नदी कसूरवार, बेहद हास्यास्पद जवाब है जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, ग्रामीण अभियंत्रण डिपार्टमेंट, जिसने ये पुल को बनाया है। बेहद गैर जिम्मेदाराना जवाब है कि नदी की वजह से ऐसा हो गया, पानी ज़्यादा आ रहा था। भाई आप क्या कर रहे थे? पानी ज़्यादा आना असेसमेंट आपको करना चाहिए था।
अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव रंजन कह रहे हैं कि ये भी खबर आई है कि वहाँ से स्थानीय लोगों ने मिट्टी काट दी, इसलिए उसके पिलर गिर गए। तो मिट्टी बचाना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या वहाँ जूनियर इंजीनियर है जो सीनियर इंजीनियर हैं, क्या रोज जा रहे थे क्या? क्योंकि निर्माण चल रहा था और 13 साल से पुल, ये 13 साल से ये पुल बंद रहा था। राजीव रंजन ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत दिनों से बंद रहा था, तो ये भी हो सकता है कि वो अनयूज्ड हो, इसलिए गिर गया हो। मुझे नहीं लगता, मैं सिविल इंजीनियरिंग के जानकार व्यक्ति नहीं हूँ। ये वैसी बात हुई कि भाई कोई चीज़ आप जूता खरीद कर लाइए, रख दीजिए, जब पहनिए तो वो टूट जाए। तो ये पुल है भाई, जूता नहीं है, मुझे लगता है। बाकी विद्वान इसको बता सकते हैं। हमारे साथ लगातार सारे लोग जुटे हुए हैं। चंदन मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन जी की तरफ रुख करेंगे। चंदन जी, ये बिहार का हादसा, जब बिहार से इस तरह की खबर कहीं आती है, देश से कहीं से आ जाए, लेकिन जब बिहार से इस तरह की खबर आती है, जब गुबार उठता दिखता है, पुल ढहता दिखता है, तो 40-50 साल 30 साल पहले 40 साल पहले के बिहार याद आ जाता है कि अरे साहब, जब लोग कहा करते थे कि बिहार में सड़कें नहीं हैं, लोग सड़क जोत के पता नहीं क्या फसल बो देते हैं, इस तरह की बातें, भ्रम इस तरीके का फैला था पूरे देश में कि बिहार में सड़क कहीं नहीं, भाई सड़क में लोग खेती कर देते हैं, जाओगे कहाँ? उस बिहार की को होता है। तो इस तरह की चीज़ ऐसा भी कहा है हमारे पैनलिस्ट ने कि डिफेम होता है, कोई राज्य डिफेम होता है, वहाँ काम करने वाले लोग डिफेम होते हैं, जबकि पूरे देश में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मेधा जो है वो बिहार में पाई जाती है। मेधावी लोग बिहार से निकल कर पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। लेकिन इस तरीके के दृश्य कहीं ना कहीं 40 साल पहले के बिहार की याद दिलाते हैं, 50 साल पहले की याद दिलाते हैं, 30 साल पहले का आपने तो वो भी देखा है, डेवलपमेंट का दौर, और आज का भी दौर देखा है। मैं ये एक पुल एक बहाना है मेरा आज इस चर्चा का। मैं आज अपने आप को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं और सारे लोगों को, मैं आऊँगा गोपाल जी, मैं आपके पास आता हूँ, चंदन जी को मैं ले लूँ, सारे लोगों को, चूँकि मैं सबसे पहले मुझे अपने आप को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि पत्रकार फॉलोअप नहीं करते। आप और हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो किसी घटना का फॉलोअप हमारा चीफ रिपोर्टर, हमारा ब्यूरो चीफ मांगा करता था, भाई उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, साल साल भर फॉलोअप होते रहते थे। लेकिन अब अगर किसी पत्रकार से पूछ लीजिए बिहार में या देश में, दिल्ली में, तो वो बता नहीं पाएगा। वो कहेगा हाँ जांच के आदेश हो गए थे, कार्रवाई हो गई होगी, ये हो गया होगा। दरअसल जो वॉचडॉग की भूमिका में थे, निगरानी करने वाले की भूमिका में हम पत्रकार थे, वो हम लोगों ने करना बंद कर दिया। मुझे लगता है एक ये भी एक वजह है। और इस घटना पर आपके पास क्या इनपुट है, क्या सोचते हैं? अनम्यूट करिए चंदन जी। आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात 100% सही है। अभी जो आपने बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूं। एक तो ये पुल का गिरना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है। 13 साल से कोई पुल बन रहा हो और वो पुल जब उद्घाटन करने की स्थिति में खड़ा हो गया हो और गिर जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पुल किस क्वालिटी के, किस गुणवत्ता के साथ तैयार किया जाएगा, कौन लोग थे इसके पीछे। एक सामान्य सी बात है, आजकल कोई भी पब्लिक जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें काम करने का मतलब है कि कट मनी पहले तय हो जाए कि भाई कितना पैसा किसके हिस्से जाएगा, ये पहले तय हो जाता है, उसके बाद काम शुरू होता है। तो सोचिए कि 13 साल में मुझे नहीं लगता कि 12-13 करोड़ की लागत का जो पुल है उसमें कितने पैसे इसमें लगे होंगे, कितने पैसे इंजीनियर और अधिकारियों और नेताओं के जेबों में गए होंगे। तो ये तो एक अलग विषय है, इसका नमूना सामने है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैं दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। उसके पहले एक बात मैं कह दूं, जो आपने कहा देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया बात, कि फॉलोअप की जो पद्धति है पत्रकारिता में अब खत्म हो गई है ना। आज कोई घटना हुई, हमने छाप दी खबर, बता दिया, दिखा दिया, कल के बाद हम उसे भूल जाते हैं। यहाँ पे पुलों का गिरना, सड़कों का दुर्गति होना, और उसके बाद जो है जांच के आदेश, जांच की रिपोर्ट कहाँ गई, किस अधिकारी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसे ब्लैकलिस्ट किया गया, उसकी कोई सूचना न दर्शकों को मिलती है, न पाठकों को मिलती है, और न जनता जानती है। बस ये बातें, जब घटना होती है उस समय खूब उछलता है 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद मामला ठंडे बसते हैं, फिर अगले पुल के गिरने या सड़क के खत्म होने के हम लोग खबर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। समस्या यही है कि हम पत्रकारिता से जितने नए पौध है वो मुख मोड़ चुके हैं, उनको ताजा खबरें चाहिए, और खबरों के बाद
क्या घटना होती है। इसके पहले भी जितने पुल गिरे या सड़कें खराब हुई, कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितनों को नौकरी से निकाला गया, सस्पेंड किया गया, कितने ब्लैकलिस्ट कंपनियां आज काम पे हैं कि नहीं है, इसका लेखा जोखा किसी अखबार के दफ्तर में नहीं है, किसी रिपोर्टर के पास नहीं हो जो पीठ देखता होगा। ये तो बात हो गई हमारी अपनी भूमिका की। दूसरी जो हमारे राजनीतिक दल के साथी कह रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान बात है। कांग्रेस के साथी बीजेपी और जदयू पे आरोप लगाएंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस पर, राजद पे आरोप लगाएंगे, लेकिन इससे आम जनता को क्या हासिल होना है। आप साहब विपक्ष में बैठे हैं तो जितनी बात कहनी हो आप सत्ताधारी दल को कह दीजिए कि साहब ये अकर्मण्य हैं, फालतू हैं, बेकार हैं। आप थे तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी स्थिति थी। हम लोगों ने उन दिनों देखा दुर्गेंद्र जी बिहार में जब राज्य नहीं बना था, सड़कों का हाल ये था कि आप सड़क पर गड्ढे गिनना मुश्किल हो जाते थे, कितने गड्ढे हैं। क्या किसी तरह वो दौर खत्म हुआ। वो दौर था लालू राज जी का, हम लोगों ने कहा जंगल राज का था, कि हम लोग सड़क पर चलना दूभर था। आप बिहार के किसी कोने में चले जाइए, अगर आप पटना से आपको गोपालगंज और सिवान जाना हो तो वहाँ 10 घंटे लगते थे। 10 घंटे में भी आप सुरक्षित पहुंच गए तो समझिए बहुत आप भाग्यशाली हैं। तो ये स्थितियां थी पहले, चीजें बदली हैं, अच्छे पुल भी बने हैं, बड़े पुल भी बने हैं और क्वालिटी की भी चीजें हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यहाँ पे भ्रष्टाचार का ही नमूना है, लेकिन जो गड़बड़ियां होती है, जब कोई घटना होती है तब सामने आती है कि साहब यहाँ पे ये घटना हुई है। मुझे लगता है कि बिहार को ऐसे कलंक से मुक्ति तभी मिलेगी जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई का मतलब है सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं है, उनको बर्खास्त करना, उनको जेल के अंदर डालना। और जब ये इस तरह क्रिमिनल ऑफेंस की तरह चंदन जी बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही। जैसा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात कर रहे हैं, अगर कोई मंत्री बनता है तो उसकी भी चाहत रहती कि भाई पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो 3-4 पीढ़ी आगे की पीछे वाली सब तर जाएंगी, उनका कल्याण हो जाएगा। और अगर उस जो इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, जो डेपुटेशन पे इंजीनियर जाते हैं, वो भी फिराक में रहते हैं कि अगर एक बार पोस्टिंग मिल गई पीडब्ल्यूडी में तो 3-4 पीढ़ी आगे का इंतजाम कर लेंगे। ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है ये बड़ी वजह है। उदाहरण दूं, बिहार के समय से एक झारखंड में प्रोजेक्ट हो रहा है सिंचाई का, वो प्रोजेक्ट 450 करोड़ से शुरू हुआ था, आज 5000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट हो चुका है, आज तक इनकम्प्लीट है। अब आप सोचिए कि वो पैसे कहाँ जाते हैं, किनके पास जाते हैं। वो प्रोजेक्ट को वहाँ पे पोस्टिंग के लिए IAS अफसर से लेके इंजीनियर तक परेशान होते हैं कि वहाँ उस प्रोजेक्ट में हमारी नियुक्ति हो जाए, प्रतिनियुक्ति हो जाए, और जिनकी हो गई समझिए वो माला माल हो जाते हैं। तो जो मानसिकता अधिकारी और कर्मचारियों की, इंजीनियरों की यही रहेगी तो उस राज्य का कितना भला होगा। उन पुल के साथ, उस सिंचाई परियोजनाओं के साथ में, सड़कों के साथ में क्या न्याय हो पाएगा। यही हाल है। बिहार में सड़कें बनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी सड़कें बनी हैं, पुल भी बने हैं, बड़े पुल कई बन गए हैं पैरेलल, जो गंगा ब्रिज है उसके पर, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। कम से कम भ्रष्टाचार के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए शासन के लोग, अभी जो सुशासन बाबू हैं बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो राजीव रंजन जी कह रहे थे कि समझौता नहीं करते हैं भ्रष्टाचार से, तो यहाँ दिखाइए, मौका है। ऐसे इंजीनियरों को, ऐसे अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजिए, उनको नौकरी से बर्खास्त कीजिए, देखिए नमूना खड़ा हो जाएगा। फिर आपके अगले पुल जो है बनने में उनके जो क्वालिटी है वो सामने बात आएगी, तभी संभव है। बिहार का कलंक तभी मिटेगा। अदरवाइज सिर्फ जांच के आदेश दे दिए गए और जांच हो गई, क्या रिपोर्ट आई, नहीं आई, क्या कार्रवाई हुई, ये अगर आपके फाइल में पड़ी रह जाएगी तो जनता का भला नहीं। ठीक बात है। मैं गोपाल कृष्ण जी के पास आऊँगा। गोपाल कृष्ण जी कुछ कहना विचार है। गोपाल कृष्ण जी, चंदन जी ने बहुत निर्छीर विवेकी तरीके से बहुत बेहतरीन बात कही कि भाई एक तो हम लोग अपना काम भूल गए हैं पत्रकार, और दूसरा ये है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पर अगर एक कड़ा संदेश सरकार की तरफ से जाए तो मुझे लगता है लोग कम से कम कुछ दिन तो डरेंगे। 1-2 प्रोजेक्ट तो बिना ज़्यादा भ्रष्टाचार के, मैं एकदम भ्रष्टाचार मुक्त का तो कल्पना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कम होगा। पीडब्ल्यूडी सही है, गलत है पार्टी के लोग, नेता गलत हैं, जिनके बारे में कोई नहीं यहाँ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको, पीडब्ल्यूडी में जिस अधिकारी का चुनाव हो उसका रिपोर्ट कार्ड उनके पास नहीं है क्या? मिनिस्टर्स के पास बिल्कुल है, लेकिन
यहाँ सबसे बड़ा खेल क्या है कि बिहार को ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 1990 में ही बिहार का जन्म हुआ है, उसके बाद उससे पहले बिहार में कुछ नहीं था, एक मरुभूमि थी बिहार। अरे भाई 1988 में 32 चीनी मिल थे बिहार में कांग्रेस के राज में, मोदी जी ने एक भी खोल दिया क्या? अरे महाराज, आप चीनी मिल की बात कर रहे हैं, जब बात पुलों की हो रही है तो 1990 चीनी मिल में कहाँ बिहार से का है? जन्म नहीं हुआ। अरे 15 लोग- साल पूरा दौर था। मुद्दे की बात पे आइए ना, मुद्दे की बात पे मुद्दे पर आइए। आ रहा हूं मैं आपको कि या ये नहीं, चीनी मिल आप पे कहाँ लोग चले जाते हैं? आइए ना, नीतीश चीनी बाबू और मिल बीजेपी के जो लोग हैं ये बिहार को खत्म करने पर आमदा है। इंजीनियर पर लगाम कौन कसेगा? राजनीतिकरण मत कीजिए, इस पुल के ढहने का राजनीतिकरण मत करेगा। दुर्गेंद्र जी, मैं एक मिनट का आपका 32 वक्त चीनी चाहूंगा। बोलिए, बोलिए, बोलिए। मोदी जी अगर- एक चीनी बोलिए, मिल गोपाल खोल कृष्ण दिया रोक रहा हूँ आपको, आपकी बात आगे बोलिए, बोलिए। मैं ऐसा है क्या? मोदी गोपाल जी ने कृष्ण एक जी, चीनी मिल खोला क्या? गोपाल कृष्ण जो की लोग बात बता सुन लीजिए। रहे हैं आप कि चीनी बिहार का सुनिए, सुनिए, 1990 में गोपाल हुआ है। कृष्ण सुन जी, लीजिए। गोपाल कृष्ण जी जरा सुन लीजिए, चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए चंदन कह जी। रहा हूँ, आप चीनी मिल की बड़ी बातें कह रहे हैं। जी, आपके बिल्कुल। बिहार में ऐसे कल कारखाने थे, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वो कल कारखाने कब बंद हुए पता है आपको? लालू कब? राज में बंद हुए हैं। हाँ तो आज आपने वहाँ से- मोदी जी ने क्यों नहीं खोले? यही तो मेरा मोदी सवाल जी है। क्यों खोलेंगे? आप बेच दिए क्यों उस नहीं कारखाने खोलेंगे? को, आप 40 बेच सीट चुके हैं। सांसद का लिए ना उन्होंने। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ, सुनना क्या है नहीं दिक्कत किसी है का। हमारे साथ? अरे सुन लो नहीं, भाई, नहीं, गोपाल भाई, सुनिए ना आप। गोपाल मोदी कृष्ण जी- सुन मोदी लो। जी करते हैं आप लोग। अरे सुन लो, वो कह रहे लालू जी के कार्यकाल बंद हुए, लालू जी के साथ आप हो, ये बात कह रहे हैं। चले गए 20 साल से बिहार में कौन है? अरे श्रीमान जी 20 साल सुनिए से ना। बिहार में कौन है? नीतीश जी और अरे अरे इंजीनियर साहब सुन सुनिए लीजिए ना। भाई, गोपाल जी अरे सुन सुनने का लीजिए, भी सुन पैसा लीजिए, हम सुन लिए हैं। अब अंधभक्ति सुन का लीजिए, क्या अब करेंगे? चंदन जी को अरे सुन लीजिए, बोलिए। अंधभक्ति अगर हम लोग हैं ना, तो आप कौन भक्ति दिखा रहे हैं? आप एक अगर चीनी मिल आप खोल कौन दिए सी होते भक्ति ना मोदी जी, दिखा- एक चीनी मिल 15 झूठा साल से वादा मोदी करते हैं। जी करके तो बिहार के साथ अरे एक श्रीमान, मोदी जी आप चीनी लोग की मिल बात खोल दिए सुनना होते ही ना। नहीं किसी को। जितेंद्र जी, ये जी। मोदी का मुद्दा नहीं है, पूरा जितेंद्र जी, खत्म ये करके मोदी रख का दिए। मुद्दा नहीं ठीक है, ठीक है, मोदी जी ने नीतीश को रुकिए, बना के गोपाल रखा जी, है। गोपाल जी शांत हो जाइए, अब आपका समय हो गया, हो गया, आप बोलिए, बोलिए, एसएन श्याम साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं श्याम जी? जनता की जान से खिलवाड़ न करें, ये जनता की का मुद्दा है, ये मोदी का मुद्दा नहीं है। मोदी का मुद्दा है, रेलवे का मुद्दा है, सब मुद्दा अरे है। कहाँ डिरेल कर रहे हो गोपाल जी? पहले भी हुआ है। गोपाल जी चर्चा को डिरेल मत करो, आज पुल पे रहने दो, रेल पर आ जाएंगे कल परसों, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बोलिए। बात सुनिए हम्म। दुर्गेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं थोड़ी पत्रकारिता पर ले चलता हूँ, ये ले जा रहे हैं पत्रकारिता की बात ही नहीं है यहाँ बात है मेरी पुल और बात तो टेक्नोलॉजी सुनिए की। ना। अरे भाई बोलने तो दीजिए, ना बोलने देंगे तो चुप रहो, मैं आप ही बोलिए, मैं सुनता हूँ। बोलिए, बोलिए, बोलिए। दुर्गेंद्र जी, सही बात है कि आज के माहौल में फॉलो अप जर्नलिज्म पूरी तरह नेपथ्य में चला गया है। चंदन मिश्रा जी ने ठीक कहा, मुझे याद है 1985 में जब मैं पत्रकार बनने के लिए, इस देश के नामचीन पत्रकार थे सत्यप्रकाश असीम, वो नहीं रहे, जब उनके घर पे गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया, गाजीपुर के थे कि मैं भी गाजीपुर का बिलोंग करूं, कहा भैया पत्रकार बने के हो तो फॉलो अप जर्नलिज्म सीखा, और तब पत्रकार बना, तब पत्रकारिता में आगे बढ़वा। और वही घटना करके फॉलो अप जर्नलिज्म की वजह से बिहार में, तो चंदन जी जानते होंगे, 2 बड़े कांड हुए, एक बॉबी कांड हुआ, जुल्फी सिल्की गौतम कांड हुआ। बॉबी कांड का उजागर करने वाले सुरेंद्र किशोर जी को अभी पद्मश्री मिला है, और शिल्पी गौतम कांड को उजागर करने वाला आपके चैनल पे बोल रहा है। ये सिर्फ फॉलो अप जर्नलिज्म का ये मामला था। जी, लेकिन दुर्गेंद्र जी, परिस्थितियां बदली हैं। अब अगर कोई पत्रकार फॉलो अप जर्नलिज्म करता है तो सरकार उसको निशाना बनाती है, उसके विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं, उस पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, और जो पार्टियां होती हैं जिनके खिलाफ वो लगता है वो उसको मरवा भी देते हैं। इसीलिए अब तक बिहार में नीतीश के शासन में तकरीबन 16 पत्रकारों की हत्या हुई है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, और ये वास्तव में बहुत जायज कारण है, आपने जो बताया बड़ा जायज कारण है। पत्रकारों का मामला चूंकि प्रेस काउंसिल तक मैं ले गया हूं, मैं देख रहा हूं उसको, तो ये एक बात है। दूसरी बात, मेरा कहना था राजीव रंजन जी की बातों से उनके तरफ इशारा करते हुए कि क्या राजीव जी आप ठीक कर रहे हैं, आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। अरे भैया, ये जान का मामला है, आप उन पे 302 का मुकदमा क्यों नहीं चलवाते हैं? आप बताएं अभी तक कितने इंजीनियर है, सहायक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या चीफ इंजीनियर को आपने जेल भेजा? आप ऐसी कुछ कानून बनवाइए कि अगर इस तरह के कहीं भी मामला होता है तो प्रथम दृष्टया FIR होगा, 302 में FIR होगा, लोग मरते हैं तब, नहीं मरते हैं 307 में FIR होगा, कानून अपना काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर होगा बचेंगे वो।
लेकिन पहले उनको चालाकों के पीछे जाना जरूरी है। ये जांच वांच ये सारा कुछ तो घोर मट्ठा वाला चीज है राजीव जी। मैं भी राजनीति छोड़ के पत्रकारिता में आया हूँ, जेपी आंदोलन का सिपाही हूँ, पेंशन लेता हूँ आज, ठीक है ना, जेपी सेनानी का पेंशन लेता हूँ, लेकिन मैं राजनीति को बड़े करीब से देखा है। ये सब जांच वांच सब अपना चलते रहता है, ये सरकारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अगर सही में जनता की समस्याओं से जुड़ना है, जन समस्याओं का ख्याल है, तो ऐसे लोगों पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात है। राजीव रंजन जवाब दे दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं SN श्याम जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई एक तो फॉलोअप जर्नलिज्म की बात की, मैं सहमत हूं उनसे कि भाई पत्रकारों की हत्याएं हो जाती हैं, मुकदमे लिख जाते हैं, पुलिस घसीट कर ले जाती है, परिवार जमानत कराने के लिए भागा घूमता है, तो पत्रकारिता का गला तो घोट रहा है। अब कौन घोट रहा है, कौन सी पार्टी घोट रही, कौन से दल घोट रहा, ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। जिसको नहीं सूट करता पत्रकार वही घोट देता है गला। जी राजीव जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं कोई कठोर प्रावधान बनवाओ तब मामला बन पाएगा। जी जी बीते वर्षों में दुर्गेंद्र जी लगातार एनडीए पे ये आरोप लगता रहा है कि पत्रकारों का साठगांठ है एनडीए के साथ। अभी ये आरोप लग रहा है कि एनडीए की सरकार में पत्रकारों पे अत्याचार हो रहा है। तो एक बड़ा कंट्रोवर्सी है ये। मतलब कभी कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। मेरा ये कहना है इस मुद्दे पे, मैंने अपने पहली बार जो मैं आपको जवाब दे रहा था उसमें मैंने कहा कि ये मृत्युदंड जैसी बात है। अगर किसी ने ऐसा अपराध जानबूझकर किया है, मैंने अपनी बातों में कहा है, मैंने ऐसा जो श्याम साहब कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जेपी सेनानी भी है, तो शायद इन्होंने मुझे पहले सुना नहीं ठीक से। मैंने तो स्पष्ट किया है कि अगर ऐसे लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं जिसकी वजह से लोगों की जाने जाएं, जान माल का नुकसान हो, सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगे और एक भय का वातावरण बने कि नया कोई पुल बनेगा तो आदमी डर के ही चलेगा ना। तो किसी ने अगर जानबूझ के ऐसा किया है तो उसको स्वाभाविक तौर पे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन सर सरकार कानून नहीं है, सरकार कोर्ट नहीं है। सरकार ने जो पहले ही कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई को सरकार ने करने का काम किया, उसको सस्पेंड किया, बर्खास्त भी किए जाएंगे। पीछे अभी आप कह रहे थे ना सुल्तानगंज वाले में, उसमें बर्खास्तगी भी हुई थी और जो एसपी सिंगला कंपनी जो काम कर रही थी उसको शून्य अमाउंट पर पूरा दोबारा पुल बना करके देने की भी उसको ताकीद की गई। तो ऐसा नहीं कि सजा नहीं दी जा सकती, अर्थदंड दिया गया उसको। अगर उसने गड़बड़ी की और वो पाया गया गड़बड़ी करते हुए तो उसको अर्थदंड दिया गया, दोबारा उसको पुल निर्माण करा के देना है। तो ऐसी ही स्थिति सर, मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच की रिपोर्ट आज गई है, 5 सदस्यीय जांच की टीम आज गई है, स्थानीय लोग भी वहां पे होंगे और जो भी बात है 1 से 2 दिन में छन के सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तब सरकार दोषारोपण के काबिल है, सरकार पे दोष लगाया जा सकता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेवारियों से पाला झाड़। ठीक बात। हमने बार बार कहा है कि जो प्रथम कार्रवाई हो सकती है, हम सर किसी को फांसी पे चढ़ाने के हकदार नहीं है, सरकार किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकती, ठीक बात, किसी की हत्या नहीं कर सकती है। सरकार प्रथम दृष्टया जो कर सकती है, सस्पेंशन का काम किया सरकार ने, ब्लैकलिस्ट करने का काम किया सरकार ने, जांच कराने का काम किया सरकार ने। ये 3 चीजें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई। आज जांच टीम चली गई, 1 से 2 दिन में उसके रिपोर्ट आएंगे, बावजूद उसके अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसी कंपनी को पुनः कार्य दिया जाता है तो सरकार दोषी होगी। ठीक बात। लेकिन क्योंकि काम विपक्ष के पास है, अभी जब इनके पास डिपार्टमेंट था तो ये इसको बचाव में आ गए थे। अभी डिपार्टमेंट जैसे ही इनको सरकार से बाहर किया नीतीश कुमार जी ने, ये आगे सरकार के खिलाफ। मैं वही कह रहा हूँ, दिक्कत तो यही है ना कि पहले डिपार्टमेंट पाने के लिए होड़ लगती है कि भाई पीडब्ल्यूडी मिल के इसके पास जाए। अगर तेजस्वी यादव सरकार में शामिल होते तो भाई होता कि पीडब्ल्यूडी उनके पास रहे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी मंत्री थे फर्स्ट यूपीए में, हाँ, और पथ निर्माण मंत्री भी थे वो, और साथ में उप मुख्यमंत्री भी थे। पटना जेपी सेतु बना था और पुल उद्घाटन के दिन वहां की मिट्टी धंस गई, तो वहां तो ये लोग नहीं बोले कि गड़बड़ काम हुआ है। देखिए, मैं अलग तरीके का पत्रकार, ये प्रवक्ता हूँ। मैं बहुत सच के आधार पे चलता हूँ सर। मैं कभी भी, अगर मैंने कहा ना कि मैं पूरा एनडीए के लाइन पे चलता हूँ कि ना किसी को फंसाने की बात करूंगा, ना किसी को बचाने की बात। ठीक है, ठीक है। किसी ने गलती की है
तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जिसने जानबूझकर ऐसा किया, स्वाभाविक तौर पर उनको मृत्यु दंड होना चाहिए। क्योंकि गोपाल कृष्ण जी, अब आपकी भूमिका तो राजीव रंजन ने ही निभा दी, अब आपके लिए बचा क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी भूमिका है, बता देता हूं मैं। पिछले 4 दिन का मैं वहां कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, या फिर इधर नीट अरे पेपर कश्मीर लीक में हुआ। क्यों जा रहे हो? पुल पर आ जाओ भाई। अरे बोलने दीजिए एक लाइन। बोल लीजिए, सब बोलिए भाई, बोल बोलेंगे लीजिए, नहीं। कश्मीर में बोल लीजिए इनको, बोल बोलने लीजिए। दीजिए भाई, सुन तो लीजिए, मैं बता देता हूँ। मटेरियल नहीं है। इन्होंने कश्मीर की पत्रकारों घटना पे हुई, अंधभक्ति का आरोप लगाया है। कश्मीर की जबकि घटना आरोप हुई, लगाया है। ईद की घटना हुई, ट्रेन कांग्रेस एक्सीडेंट के हुआ। प्रवक्ता ने। ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। पत्रकार कोई किसी की भक्ति नहीं करता। अगर आपके खिलाफ वो चीज जाएगी तो आप कहोगे इनके भक्त। राजीव रंजन के खिलाफ जाएगी तो वो कहें कि भैया कांग्रेस के भक्त। पत्रकार तो इसी में मारा जाता है ना। तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तो दार्जिलिंग में ट्रेन दुर्घटना हो गई। हाँ, तो करिए लेकिन मैं ना। खबर कहता हूँ, ऐसी चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना इस पे चाहिए। कोई नहीं बात बोलना बननी चाहिए उनको। ठीक है, ठीक है। अब राजीव रंजन, श्याम जी बोलने दीजिए, गोपाल कृष्ण को बोलने दीजिए। गोपाल जी पुल पर आ जाइए, कश्मीर पर चलेंगे किसी दिन, कश्मीर पर चलेंगे, पुल पर आइए। अश्विनी वैष्णव जी को इनाम दे दीजिए, अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना? अरे बिहार के पुल पर आ जाओ भैया। अश्विनी वैष्णव को हम कह चुके हैं, उनको कह चुके हैं। वहाँ कीजिए, जनता का मामला है, जनता के सामने आई। जी, बुलेट ट्रेन की बात करने वाले से नॉर्मल ट्रेन नहीं कंट्रोल हो रही है, और कितनी दुर्घटना हुई है पिछले 6 साल में, आप उलट के देख लीजिए। अब क्यों हो रही है, इस पर डिबेट होना भी चाहिए सभी लोगों पर। तो मीडिया तो आज की तारीख में अपना रोल क्या कर चुकी है, मैं क्यों बोलूंगा भाई, उनका अपना मामला है। मीडिया नहीं, आप चलाती बोलिए, है। आप बोलिए, आप नहीं, बोलिए बोलिए। मैं आप बोलेंगे, चाहता हूँ, आप बोलिए, खूब बोलिए। आपके पास मैंने कभी गलत का सपोर्ट नहीं किया। 1990 के बाद जो आप बिहार की चर्चा करते हैं ना, 1990 के बाद आप 1975 की भी चर्चा कीजिए कि बिहार उस समय क्या था, कितने इंडस्ट्रीज थे। अरे हम लेकर बैठ जाएंगे एक दिन 90 के बाद का बिहार, एक दिन 90 के पहले का बिहार। आपको बुलाएंगे गोपाल जी, आपको बुलाएंगे। 90 के पहले का बिहार, 90 के बाद का बिहार। बड़ा अच्छा विषय आपने सुझाया, हम चंदन जी को ही बुलाएंगे, चंदन जी को ही बुलाएंगे और चर्चा कराएंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। राजीव रंजन, गोपाल कृष्ण, आपका भी धन्यवाद, बहुत आभार। चंदन जी, एसएन श्याम साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। दर्शकों का जो हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं, अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। अब मुझे लगता है कि सरकारों को, पत्रकारों को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और ख़ासतौर पर पत्रकारों को। ठीक है, खतरे हैं, जोखिम हैं, संकट हैं, लेकिन उनको बीच बीच में याद दिलाते रहना चाहिए कि अभी इस धरती पर हम जिंदा हैं। और पत्रकार अगर अपनी भूमिका निभाने लगें बेखौफ होकर, ठीक है, जोखिम बहुत है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा जोखिम नहीं है। अगर हम सब अपनी भूमिका निभाएं तो ये पुल गिरेंगे नहीं, ये सड़कें खराब नहीं बनेंगी, ये स्कूल अच्छे से चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।